Hello everyone, a very warm welcome to my channel Priyanka, and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 7 science chapter 2 nutrition in animals. You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस and they are autotrophs, but animals, they cannot prepare their own food, so they are heterotrophs. Animals get their food from the plants पे dependent होते हैं for their food either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals can eat both plants and animals. They are known as omnivores. Now recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the बॉडी. ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि ह्यूमंस को फूड किस लिए चाहिए होता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. नाउ लेट्स स्टडी फर्दर. In class 6, you have already studied the components of the food. Carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins, all these are the nutrients present in the food. So the components of the food such as carbohydrates are the complex substances. ये जो carbohydrates होते हैं ये complex substances होते हैं. जब हम carbohydrates खाते हैं तो ये complex substances हमारी body में जाके break होते हैं. Complex substances simple substances में break होते हैं. These complex substances cannot be utilized by the body as such. कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी वैसे के वैसे कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज नहीं कर पाती, तो इनको छोटे पीसेस में तोड़ना पड़ता है. तो इसके लिए बॉडी क्या करती है, हमारे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है, छोटे छोटे सिंपल टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है. और इसी प्रोसेस को तोड़ना, छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ना, उसको ब्रेक करना ही डाइजेशन कहलाता है. इसी को हम डाइजेशन कहते हैं. जब कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, इसको कहते हैं डाइजेशन. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. बहुत तरह के मोड हो सकते हैं फूड किस तरह से खाते हैं. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. हर ऑर्गेनिज्म में अलग है. बीज और बी और हमिंग बर्ड्स ये कैसे लेती हैं, नेक्टर ऑफ द प्लांट्स. फ्लावर्स का जो नेक्टर होता है, फ्लावर्स का जो जूस होता है, ये उसको पीती हैं. इन्फेंट्स जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ऑफ ह्यूमंस, दे फीड ऑन मदर्स मिल्क. स्नेक लाइक द पाइथन स्वैलो द एनिमल दे प्रे अपॉन. सीधा का सीधा जो पाइथन होता है वो पूरा का पूरा जिस भी एनिमल को खाता है पूरा का पूरा उसको अपनी बॉडी के अंदर सीधा स्वैलो कर लेता है, निगल लेता है. सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. कुछ जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो छोटे छोटे टाइनी फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करके अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं और इस तरह से खाते हैं. तो इस टेबल में दे रखा है, आपको लिस्ट बनानी है कौन कौन से एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का होता है. नाउ वन ऑफ द अमेजिंग फैक्ट गिवन फॉर द स्टारफिश. स्टारफिश उन एनिमल्स पे फीड करती है जिनकी बाहर शेल जो होती है वो हार्ड शेल कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड होती है, बहुत हार्ड शेल होती है. आफ्टर ओपनिंग द शेल, और जब उस शेल को हम ओपन करते हैं ना, तो उसके अंदर से एक बहुत सॉफ्ट एनिमल होता है. तो स्टारफिश क्या करती है, यहाँ से अपने माउथ में से अपना स्टमक बाहर निकाल देती है. स्टारफिश अपना स्टमक बाहर निकाल देती है और जो सॉफ्ट एनिमल होता है उसको खा जाती है और फिर इसका स्टमक वापस इसके बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर स्टमक अंदर जाने के बाद फूड वहाँ पे डाइजेस्ट होता है. तो इसका अलग सा है स्टारफिश का मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ डाइजेशन इन ह्यूमंस. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. ह्यूमंस क्या करते हैं, माउथ से फूड को अंदर लेते हैं. ह्यूमन बींग्स माउथ से फूड अंदर लेते हैं, फिर वो खाना पेट में जाके यहाँ डाइजेस्ट होता है. ये इस तरह से, जैसे सबसे पहले स्टमक में गया तो स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पे खाना डाइजेस्ट होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको टूटेगा और फिर यहाँ से वो पूरी बॉडी में जाएगा. वो फूड पूरी बॉडी यूटिलाइज़ करेगी क्योंकि हमारी बॉडी को एक तरह से फ्यूल का काम करता है फूड.
बॉडी को एनर्जी चाहिए तो ये एनर्जी फूड से मिलेगी, फिर ये पूरी एनर्जी बनेगी, पूरी बॉडी फिर उस एनर्जी को यूज़ करेगी। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, जो अनयूज्ड पार्ट होंगे वो इंटेस्टाइन से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाएंगे फूड के। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। लेट्स सी थ्रू द डायग्राम। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, बकल कैविटी से स्टार्ट होती है। बकल कैविटी माउथ में, ये कैविटी इसको कह रहे हैं बकल कैविटी। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बकल कैविटी के बाद ईसोफेगस आता है, यहाँ से फूड ईसोफेगस, ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस में फूड ट्रैवल करते हुए स्टमक में आता है। ये जो जे शेप का इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टमक है। स्टमक में फिर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारे घर पे हम मिक्सी में फूड को चर्न करते हैं ना, मिक्सी में पूरा फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है ग्राइंडर मिक्सर में, उसी तरह से हमारे स्टमक में जब फूड पहुंचता है तो ये अंदर गोल गोल घूम के चर्न होने लग जाता है। डाइजेशन यहाँ स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम्स की हेल्प से छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड ब्रेक डाउन होता है और डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे फूड का। फिर स्टमक के यहाँ पे ये वाला जो बड़ा सा आपको ये ऑर्गन दिख रहा है, दिस इज़ लिवर। स्टमक के बाद ये फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच रहा है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये देखो ये कॉइल स्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ी होती है, कई मीटर्स लॉन्ग होती है, पर इसको कॉइल करके बहुत छोटी सी स्पेस में ये फिट हो जाती है। फिर इसके बाद फूड यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है, बट इसका ये डायमीटर जो है ये बड़ा होता है, इसलिए इसका नेम लार्ज इंटेस्टाइन है। और फिर जो अनयूज्ड वेस्ट होता है, यहाँ से फूड पूरा डाइजेस्ट होके बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है और फिर वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से रेक्टम और एनस से होता हुआ बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? एलिमेंट्री कैनाल के द बकल कैविटी जो माउथ से स्टार्ट होती है, उसके बाद फूड पाइप ईसोफेगस, फिर स्टमक जो हमने पढ़ा है अभी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? These parts together form the elementary canal। ये हमने अभी तक जितने भी पढ़े हैं ये together form कर रही है elementary canal और the digestive tract। फूड इतनी लंबी digestive tract से पास होता हुआ, डाइजेस्ट होता हुआ, बॉडी जो यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं वो बॉडी अपने अंदर रख लेती है, यूज़ कर लेती है, और जो अनवांटेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। The food components gradually get digested as the food travels through the various compartments। The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland। अभी बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा। सलाइवा जो हमारे मुंह में जो थूक आता है सलाइवा, वो सिक्रीट करती हैं। अब सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स यहीं से डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। जब आप फूड को च्यू करना स्टार्ट करते हो तो उस टाइम फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है अपने माउथ में और वहीं पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे उसमें एंजाइम्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, द लिवर एंड द पेनक्रियास, दे सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये 3 ग्लैंड्स हैं जो हम पढ़ेंगे। सलाइवरी ग्लैंड माउथ में, ये लिवर हो गया, और ये पेनक्रियास। यहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स निकलते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में, उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। दीज डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। ये हमने पढ़ा था, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने का काम ये डाइजेस्टिव जूसेस करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार फिर से देखिए डायग्राम में, पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से लेकर एनस तक है, सारे बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इसके साथ अगर हम ग्लैंड्स को भी जोड़ दें, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियास, तो ये पूरा जो सिस्टम बनता है ये बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। The mouth and the buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth। हम
माउथ से फूड लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. The intake of food is known as ingestion. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. फूड हम माउथ में लेते हैं, टीथ से उसको ब्रेक करते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में हम ब्रेक डाउन करते हैं. ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. ये देखिए आप इसमें, ये ईच टूथ है, ये नीचे गम्स के अंदर इस तरह से रूट, इस नीचे इसकी रूट होती है, इसके अंदर फिट हुआ रहता है. आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. 4 टाइप्स के टीथ होते हैं. जो सबसे पीछे हमारे टीथ होते हैं, ये होते हैं मोलर्स. ये 3 मोलर्स इस साइड में, 3 मोलर्स इस साइड में, जॉ में, ये पूरी जॉ है हमारी. उसके बाद होते हैं मोलर, प्री मोलर्स. ये मेनली क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड में काम आते हैं, मोलर्स और प्री मोलर्स. सबसे आगे जो हमारे टीथ होते हैं, ये जो 2 टीथ सबसे आगे जो देखते हैं, दे आर नोन एज इंसिजर्स. ये बाइटिंग में टीथ करते हैं. जब आप एप्पल खाते हो तो आप बाइट कौन से टीथ से करते हो? इंसिजर्स से करते हो. ये इंसिजर्स के पास में ये जो 2 टीथ हैं, इनको कहते हैं कैनाइन्स. जैसे अपने डॉग्स में या कार्निवोरस एनिमल्स में देखा होगा कि इनके कैनाइन्स बड़े शार्प होते हैं, क्योंकि इट इज़ यूज फॉर टेयरिंग द फूड. क्योंकि उन एनिमल्स को फ्लैश खाना होता है, तो उनके कैनाइन्स बड़े ही शार्प और प्रोमिनेंट होते हैं, जिससे कि वो फ्लैश खा सके आराम से. तो सबसे आगे इंसिजर्स फॉर बाइटिंग द फूड. देन उसके बाद साइड में 2 canines for tearing the food, and then premolars and molars for crushing and grinding the food. These are the functions of 4 types of the teeth. Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. Salivary glands होती हैं हमारे माउथ में, बकल कैविटी में, और वो सलाइवा सिक्रीट करती है. जैसे हम बोलते हैं थूक, जो हमारे माउथ में जो बनता है, जो फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फूड को चबाने में, मिक्स करने में हेल्प करता है, दैट इज़ सलाइवा. अब इस सलाइवा का क्या एक्शन है फूड पे? एक्चुअली सलाइवा में एक एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज. तो वो सलाइवरी अमाइलेज फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, जैसे आप रोटी खाते हैं, आप जब भी चपाती खाते हैं, आप उसको बहुत देर तक चबाइए. बहुत देर तक चबाओगे. रोटी, व्हाट इज़ रोटी? रोटी में क्या कंपोनेंट है? रोटी में कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. तो आप जब उसको बहुत देर तक चबाएंगे, उसको बहुत देर तक च्यू करेंगे, तो आपको जो चपाती है वो मीठी मीठी लगने लग जाएगी, उसका टेस्ट थोड़ा स्वीट आने लग जाएगा. उसे बहुत देर तक आप चबाओगे, क्योंकि जो सलाइवा है, सलाइवा में जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, वो डाइजेशन स्टार्ट कर देता है माउथ के अंदर. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होने लग जाता है माल्टोज में. तो वो माल्टोज जो होती है एक तरह की शुगर होती है, और शुगर टेस्ट में मीठी होती है, तो वो आपको वो रोटी थोड़ी थोड़ी मीठी लगने लग जाती है. तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. अब इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है. ये जो मैंने आपको भी बताया, ये इसी से टेस्ट करेंगे हम थोड़े से बॉइल्ड राइस लेंगे. बॉइल्ड राइस आप इस फर्स्ट A टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस डाल देना. अब आपको पता है राइस में क्या होता है? राइस कंटेन्स स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट होता है ये. तो इसके अंदर आप आयोडीन सोल्यूशन ऐड करो. आयोडीन सोल्यूशन ऐड कर दो इसके अंदर, और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होगा तो ये ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा. दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या करो? आप बॉइल्ड राइस अपने मुंह में डालो, उसको च्यू करो, उसको बहुत देर तक च्यू करो, और वो च्यू करके जो राइस होगा वो आप इस टेस्ट ट्यूब में डालो, टेस्ट ट्यूब बी में. टेस्ट ट्यूब बी में आप डालोगे तो, और फिर आप उसका आयोडीन टेस्ट करो. आप उसका आयोडीन टेस्ट करोगे, इसमें आयोडीन मिक्स करोगे, तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा. अब आपको समझ में आ गया क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है इसमें बॉइल्ड राइस में, तो यहाँ पे तो ब्लू ब्लैक कलर आ गया. पर आपने जब उसको माउथ में लेके च्यू किया, तो एंजाइम ने उसको डाइजेस्ट कर दिया, माल्टोज में शुगर में कन्वर्ट कर दिया. तो यहाँ पे जो कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे स्टार्च नहीं है. इस एक्टिविटी में यही दिया हुआ है, द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर्स. नाउ
The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back of the floor of the buccal cavity. Buccal cavity में हमारी नीचे की तरफ tongue होती है. It is free at the front and can be moved in all the directions. पूरी direction में move कर सकती है tongue. We use our tongue किस लिए use करते हैं हम? Tongue for talking और saliva mix करने में. food जब हम chew करते हैं तो उस टाइम saliva tongue की help से mix किया जाता है. During the chewing और किस में हेल्प करती है टंग? हेल्प्स इन स्वेलोइंग द फूड. फूड को निगलने में भी हेल्प करती है. हम टेस्ट भी करते हैं, हमारी टंग से ही हम फूड को टेस्ट करते हैं. इट हैज़ टेस्ट बड्स. टंग पे टेस्ट बड्स होती हैं जो हमें टेस्ट में हेल्प करती हैं, वेदर द फूड इज़ स्वीट और इट इज़ सार. इस तरह की टेस्ट बड्स होती हैं. ये डिफरेंट रीजन्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि वेदर द फूड इज़ स्वीट, वेदर द फूड इज़ सार और वेदर द फूड इज़ बिटर. ये सब हमें टेस्ट बड से पता चलता है. नाउ सी दिस स्वीट्स एंड द टूथ डिके. नॉर्मली बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बट वो हार्मफुल नहीं होते. पर अगर हम अपने टीथ को क्लीन नहीं करें खाना खाने के बाद में, आफ्टर ईटिंग हमारे माउथ को और क्लीन नहीं करें तो कई बैक्टीरिया हमारे माउथ में रहने लग जाते हैं या ग्रो करने लग जाते हैं. अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमने जो खाना खाया वो टीथ में चिपका हुआ रह जाता है. लेफ़्ट ओवर शुगर्स वहाँ पे प्रेजेंट रह जाती हैं. तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस शुगर को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं. लेफ़्ट ओवर फूड जो हमारे माउथ में रह जाता है और वहाँ पे एसिड रिलीज़ करते हैं. तो ये एसिड जो होते हैं, ये एसिड ग्रेजुअली हमारे टीथ को ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं, डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं. हमारा टीथ का ये जो पार्ट होता है, इनेमल का पार्ट होता है ये यहाँ पे. तो यहाँ पे जब हमारे यहाँ पे फूड पार्टिकल चिपके हुए रह जाते हैं और ये जो बैक्टीरिया इसको एसिड में चेंज कर देते हैं, ये एसिड हमारी टीथ को ख़राब करने लग जाता है. इसको बोलते हैं टूथ डिके. If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases results in the tooth loss. एक्सट्रीम केसेस में टीथ निकालना भी पड़ जाता है. इट कॉजेज सीवियर टूथेक. चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके. इन सब चीज़ों के कारण टूथ डिके होता है. बच्चे जब चॉकलेट, स्वीट्स ये सब खाने के बाद ब्रशिंग नहीं करते हैं तो वो बैक्टीरिया माउथ में इन शुगर्स पे एक्ट करता है और उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है. और वो एसिड जो होता है वो हमारे टूथ को ख़राब कर देता है या उसको तोड़ने लग जाता है. इसको बोलते हैं टूथ डिके. सो इसलिए बोला जाता है यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, जिससे कि जो लेफ़्ट ओवर पार्टिकल्स हैं वो सब बाहर निकल जाएं. एटलीस्ट ट्वाइस अ डे यू शुड ब्रश योर टीथ एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील एंड नेवर पुट योर डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ. अगर आप ये सब माउथ में डालेंगे तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया माउथ में एंटर करेगा एंड दैट विल कॉज द टूथ डिके. समटाइम्स कभी कभी हम बहुत जल्दी जब खाना खाते हैं या बात करते हैं या हंसते हैं तो उस टाइम हमें खाना खाते टाइम, बात करते टाइम, हंसते टाइम हमें खांसी आने लग जाती है या एकदम से कैसा लगता है कि गले में बहुत चोकिंग सी हो गई है. तो वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि हमारी जो फूड पाइप होती है, ये हमारी जो ईसोफेगस होती है उसके पास में ही विंड पाइप भी होती है जिससे हम ब्रीथ करते हैं. जिससे हमारा ये ईसोफेगस, यहाँ से फूड अंदर जाता है पर ये ऊपर से जो होता है ये इनका कॉमन रहता है यहाँ से एरिया. तो कई बार क्या होता है जब हम बात करते हैं उस टाइम फूड पार्टिकल्स यहाँ से विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं. फूड पाइप में जाने की जगह कुछ पार्टिकल्स विंड पाइप पे जहाँ से हम सांस लेते हैं वहाँ पे एंटर कर जाते हैं. तो इस कारण हमें खांसी आने लगती है. इसलिए बोला जाता है कि वी शुड नेवर टॉक व्हाइल ईटिंग द फूड. द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टू द लंग्स. नोज के नॉस्ट्रल से लेके लंग्स तक जाता है. अब ये दोनों यहाँ से कॉमन पैसेज शेयर करते हैं ऊपर से. ये ईसोफेगस है और ये विंड पाइप है. अब यहाँ पे एक इस तरह का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस. तो जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम ये एपिग्लॉटिस उधर से विंड पाइप को बंद कर देता है और इधर से फूड एंटर हो जाता है ईसोफेगस में. इफ़ बाय चांस फूड पार्टिकल एंटर्स इनटू द विंड पाइप, अगर बाय चांस विंड पाइप पे फूड पार्टिकल एंटर हो जाता है तो वी फील चोक्ड और गेट हिकअप्स और वी गेट कफ. नाउ नेक्स्ट इज द फूड पाइप और द ईसोफेगस. The swallowed food passes
इनटू द फूड पाइप और द ईसोफेगस। जो हम खाना च्यू करते हैं उसके बाद ये खाना ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस फूड पाइप रन्स थ्रू द नेक लेके ये स्टमक में जाता है, स्टमक तक जाता है, तो स्टमक में फूड एंटर करता है। यहाँ से फूड करेगा इस तरह से, बगल कैविटी से ईसोफेगस में होता हुआ स्टमक में एंटर करेगा। ये फूड पार्टिकल्स इस तरह से स्टमक में एंटर हो जाएंगे। यहाँ से फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। यहाँ पे एक तरह का मूवमेंट होता है, इसको कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण एलिमेंट्री कैनाल में ये मूवमेंट होता है और खाना अपने आप आगे की तरफ पुश होता जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज द स्टमक। स्टमक एक जे शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो हमने डायग्राम में देखा था। थिक वॉल्ड बैग की तरह होता है, इसकी जे शेप होती है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। फूड पाइप से जो फूड है वो सबसे पहले स्टमक में जाता है। स्टमक रिसीव्स द फूड पाइप एट वन एंड, और इसके बाद जब फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, क्रश हो जाता है, तो यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। द लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस। म्यूकस सिक्रीट करता है स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या सिक्रीट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एंड सम डाइजेस्टिव जूसेस। ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो एसिड जहाँ पे भी होता है वो उस चीज़ को ख़राब करने लग जाता है। तो हमारी अंदर से स्टमक ख़राब नहीं हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो म्यूकस सिक्रीट होता है, ये म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एसिड। और जो एसिड होता है ये हमारे स्टमक का जो pH होता है इसको एसिडिक करता है, जिससे खाना अच्छे से जल्दी डाइजेस्ट होता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और ये जो एसिड होता है ये बैक्टीरिया को भी किल करता है। तो ये फंक्शन हो गया। फूड में कई बार कोई भी बैक्टीरिया अंदर चला जाता है अलॉन्ग विद द फूड, तो उसको बैक्टीरिया को किल करने का काम भी ये स्टमक करता है, क्योंकि हाईली एसिडिक होता है ये। इट मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। अगर यहाँ पे एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो डाइजेस्टिव जूसेस फूड पे एक्ट नहीं करेंगे, डाइजेशन नहीं होगा, इसलिए ये एसिडिक होता है। और यहाँ पे बैक्टीरिया जो साथ में आ जाते हैं उसको भी ये एसिड किल कर देता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। स्टमक में सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया था, वो माल्टोज में कन्वर्ट होने लग जाता है। और स्टमक में आके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, अब स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा था। मैं एक बार आपको और डायग्राम दिखाती हूँ। हमने जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा था, सबसे पहले बकल कैविटी से फूड आया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फूड स्टमक में आया, अभी हमने स्टमक का पढ़ा। अब ये स्टमक का ये वाला जो पार्ट है, एंड पार्ट है, ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है ये पार्ट। ये स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, ये यहाँ से होता हुआ ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में ये फूड एंटर करता है इधर लार्ज इंटेस्टाइन में। इस तरह से फूड ट्रैवल करता है लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम और एनस के थ्रू, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अच्छा, इसमें एक बॉक्स हमें ये पढ़ना था, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। आपकी छोटी एज में जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो आते हैं ड्यूरिंग इन्फेंसी, छोटे बच्चों के जो टीथ आते हैं और वो 6 to 8 ईयर्स तक की एज तक जो टीथ रहते हैं उन्हें बोलते हैं मिल्क टीथ। और सेकंड सेट दैट रिप्लेसेस, उसके बाद टूटने के बाद जो दूसरे टीथ आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो ये परमानेंट टीथ पूरी लाइफ थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं, और ये ओल्ड एज में जाके टूटते हैं, या फिर कोई डेंटल कोई डिजीज़ हो जाती है तो वो टूटते हैं। तो सबसे पहला जो सेट ऑफ टीथ आता है उसको कहते हैं मिल्क टीथ, और उसके बाद में टूटने के बाद में जो सेकंड आते हैं उन्हें बोलते हैं परमानेंट टीथ। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक हमने पढ़ लिया था, स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, एक बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरह से।
बहुत बड़ी होती है, कई मीटर्स लॉन्ग होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ये छोटी सी स्पेस में इस तरह कॉइल होके रह जाती है। एंड इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। यू कैन मेजर हाउ लॉन्ग इट इज़। 7.5 मीटर्स आप मेजर करके देखना, ये इतनी लंबी होती है। और इसमें कहाँ के सिक्रीशंस आते हैं? लिवर के सिक्रीशंस आते हैं। लिवर इसमें सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस, और पेनक्रियाज भी सिक्रीट करती है, और यहाँ पे डाइजेशन होता है। इट्स बिसाइड्स इट वॉल्स ऑल्सो सिक्रीट जूसेस, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल्स वो भी जूसेस सिक्रीट करती हैं, वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है। द लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ये हमने पढ़ा था, स्टमक के साइड में लिवर प्रेजेंट था। सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अ बॉडी। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Which is the largest gland in our body? Liver is the largest gland in our body. And what liver secretes? Liver secretes the bile juice. Bile juice secrete करता है liver, and that is stored in a sac called the gall bladder. Gall bladder में जाके ये store हो जाता है ये juice. liver के बाहर ही एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो उसमें ये बाइल जाके स्टोर हो जाता है, और फिर ये गॉल ब्लैडर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द बाइल. द बाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. अब यहाँ पे फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जो फूड में हम फैट खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके स्टार्ट होता है, क्योंकि बाइल जूस यहाँ आके मिक्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे फैट का, अब ये फैट छोटे कॉम्प्लेक्स फैट स्मॉल पार्टिकल्स में आके यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। द पेनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट, स्टमक के बिल्कुल नीचे पेनक्रियाज होती है, और पेनक्रियाटिक जूस जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स सब पे काम करती हैं, सबको ब्रेक डाउन करती है और उन्हें सिंपलर फॉर्म्स में छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देती है। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestines, where the intestinal juice completes the digestion of all the components of the food. जो पूरा डाइजेशन है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में लास्ट में आते आते कंप्लीट हो जाता है। एंड द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके हायर क्लासेस में भी आएगा, ये 10th में भी आप यही पढ़ोगे, ये चैप्टर आपके 10th में और डिटेल में आएगा। बट ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th तक में ये क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं, फैट्स जो ब्रेक डाउन होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होते हैं, और प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में टूट जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। कार्बोहाइड्रेट्स दे ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, फैट्स का डाइजेशन के बाद ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स। नाउ एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले हम ये ब्लू बॉक्स देख लेते हैं। ये स्टमक की वर्किंग के बारे में बताया गया कि एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुआ था 1822 में बाय एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉट गन। उनको गन बुलेट लग गई थी, तो उनकी चेस्ट वॉल में होल हो गया था, दैट मेड अ होल इन हिज स्टमक, और स्टमक में भी होल हो गया था। तो अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट ने इनका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने पेशेंट को तो सेव कर लिया, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, होल क्लोज नहीं हुआ। तो उन्होंने उनको बैंडेज प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। जब भी वो वहाँ से उस होल में से देखते थे तो उनको स्टमक के अंदर की वंडरफुल जो अंदर वर्किंग होती थी वो उनको दिखाई देने लग गई। तो उन्होंने देखा कि स्टमक वॉज चर्निंग द फूड। जब ये खाना खा रहा होता था तो जब स्टमक में फूड पहुंचता तो अंदर फूड चर्न, जैसे मिक्सी में मिक्स होता उस तरह से फूड मिक्स होने लग जाता था। एंड द फ्लूइड्स विच कुड डाइजेस्ट द फूड, अंदर फ्लूइड मिक्स होता था, और स्टमक का जो फूड था जब वो डाइजेस्ट हो जाता था, छोटे छोटे ब्रेक कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता था, तो वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता था। तो ये डॉक्टर ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी। नाउ एब्जॉर्प्शन इन द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो खाना पूरा ब्रेक हो गया है, पूरा डाइजेस्ट हो गया, अब हमारी बॉडी को वो एब्जॉर्ब करना है। अब वो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? वो एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, जो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा था, बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, वहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है।
उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इनटू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. And the inner walls of the stomach intestines have thousands of finger-like outgrowths and they are called villi. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. विलाई प्रेजेंट होती है फिंगर की तरह, हमारी जैसे फिंगर्स होती है इस तरह की प्रोजेक्शंस निकली हुई होती हैं स्टमक स्मॉल. ये जो विलाई इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरह से फिंगर की तरह. ये इंटेस्टाइन की पूरी, स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी वॉल पे प्रेजेंट होते हैं. ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. इनका फंक्शन आप लर्न करेगा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. द विलाई, ये फंक्शन है. द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. तो जो फूड डाइजेस्ट हो गया अब उसको एब्जॉर्ब करने में ये विलाई हेल्प करते हैं. ये एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं. यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, ये बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं इन विलाई में. यहाँ से ये जो फूड है, जो भी फूड ब्रेक डाउन हुआ है जैसे एमिनो एसिड्स में, फैटी एसिड्स में, ग्लूकोज में, ये सीधे छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं. विलाई में जो ब्लड वेसल्स होती है और ये ब्लड के साथ पूरी बॉडी से ट्रैवल करते हुए हर एक ऑर्गन को पहुँचती है जिसको फूड चाहिए होता है. हमारी पूरी हर ऑर्गन तक फूड पहुँचाना होता है तो वो फूड ब्लड के थ्रू जाता है. जो खाना डाइजेस्ट हो गया अब वो विलाई में डाइजेशन होने के बाद में सारे न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आ जाते हैं और ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface and the surface of the villi absorbs the digested food particles. The absorbed substances are transported via the blood vessels to the different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body and this is called assimilation. बॉडी ने पहले एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद में ब्लड पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक ये फूड लेके जाता है. इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यूज़ होके हमारे बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन. मतलब बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है, उस खाने को यूज़ कर रही है. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज, और जो हम रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं वो यही प्रोसेस है. ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज हमारे फूड के थ्रू गया है और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं. ग्लूकोज की बर्निंग होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज़ होती है. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, रेस्पिरेशन की रिएक्शन है. CO2 हमारे लंग्स से नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बॉडी में यूज़ हो जाता है और जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है. और जब भी हमारी बॉडी को किसी चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की तो ये ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो अनएब्जॉर्ब फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद में वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है. द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. थोड़ी वाइड होती है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है तो थोड़ी वाइड होती है पर लेंथ में छोटी होती है. लेंथ में ये 1.5 मीटर होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ा था 7.5 मीटर. सो इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर. मेन फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है मैक्सिमम जो उसमें वाटर रह गया, अब यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है या कुछ सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है और जो रिमेनिंग वेस्ट है दैट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एंड सेमी सॉलिड फीसेस. द फीकल मैटर इज़ रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो अनवांटेड वेस्ट अब जो फीकल मैटर की फॉर्म में स्टोर हो जाता है रेक्टम में और फिर ये बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इजेशन. जो वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है फीकल मैटर, उस प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स, काओ, बफेलो, ये सब ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं. ये सब च्यू करते रहते हैं. आपने ये नोटिस करा होगा कि काओ, बफेलो, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कंटिन्यूसली खाने को च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं. अगर काओ कभी फ्री होके बैठी भी होगी तो भी वो खाने को चबाती रहेगी. क्या आपने कभी नोटिस किया है क्यों? एक्चुअली काओ ये सारे जो एनिमल्स होते हैं इनको रूमिनेंट्स बोलते हैं. रूमिनेंट्स क्या करते हैं, जब भी आप इनको ग्रास या कुछ दोगे ये जल्दी जल्दी खाने को खा लेंगे और स्वेलो कर लेंगे. फिर खाना इनके
अंदर स्टमक में जाएगा, वहाँ से होता हुआ जब खाना इनके अंदर जाएगा तो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा। इनके स्टमक का एक पार्ट होता है र्यूमन, तो खाना इनके र्यूमन में चला जाता है, र्यूमन में स्टोर हो जाता है, वहाँ जाके थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है। और ये काऊ जब कहीं पे जाके छाया में जाके कहीं पे जाके जब बैठ जाती है तो ये वापस से अपने स्टमक र्यूमन में से खाना वापस अपने माउथ में ले आती है और फिर बैठ के उसको बहुत देर तक चबाती हैं, उसे बहुत देर तक च्यू करती हैं। दैट्स वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, क्योंकि ये चबाते ही रहते हैं ये हमेशा। दे क्विकली स्वैलो द ग्रास, जल्दी से ग्रास स्वैलो किया एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड द र्यूमन। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड। यहाँ से ये देखिए इसने ग्रास ये यहाँ पे र्यूमन में गई, ये र्यूमन है, इसके स्टमक का ये पार्ट है, यहाँ पे खाना पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है पार्शियली डाइजेस्ट का मतलब। और इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कहते हैं कड। अब ये कड जब ये बैठ जाएगी कहीं पे तो ये कड वापस माउथ में आ जाएगा यहाँ पे स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में, और एनिमल इसको च्यू करता रहेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड द रूमिनेंट्स। द ग्रास इज़ रिच इन सेल्यूलोज, ग्रास में सेल्यूलोज होता है और ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। द रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, इनके रूमिनेंट्स के जो र्यूमन स्टमक, ये जो स्टमक है इसके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो ये बैक्टीरिया सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। रूमिनेंट्स के र्यूमन में एक बैक्टीरिया होता है। तो मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, क्योंकि हमारे बॉडी में वो बैक्टीरिया नहीं होता है, तो हम लोग इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट, दे हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम between the esophagus and the small intestine. So the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in the humans. तो जो सीकम पार्ट है यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट द एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने उन्हीं एनिमल्स के बारे में पढ़ा है जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट वॉट अबाउट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स? दे डू नॉट हैव माउथ, उनके माउथ नहीं होता, उनके कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, फिर वो लोग खाना कैसे खाते हैं और वो खाने को डाइजेस्ट कैसे करते हैं? तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, और अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बड़े सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके माउथ नहीं होता, ये लोग कैसे खाना खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, तो विल डिस्कस हियर। दिस ऑर्गेनिज्म इज अमीबा। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर। ये अमीबा ऐसा होता है कि अपनी शेप चेंज कर लेता है, इस तरह से कैसी भी शेप कर लेता है ये अमीबा, जहाँ पे चलेगा कुछ भी शेप हो सकती है, अपनी शेप चेंज करता रहता है ये अमीबा। तो अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर की वाली इसकी सेल मेम्ब्रेन है, बीच में ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म में जेली लाइक स्ट्रक्चर। और जहाँ से ये मूव करता है, जिस पार्ट से ये मूव करेगा इसको कहते हैं सूडोपोडियम। तो ये दो सूडोपोडियम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे इसने फूड देखा, ये फूड पार्टिकल दो सूडोपोडियम के अंदर लेके फूड पार्टिकल को अंदर एंटर कर लेगा। यहाँ सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ फूड अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माउथ तो होता ही नहीं है, तो फूड अंदर एंटर कर जाएगा। अंदर यहाँ पे होते हैं फूड वैक्यूल्स, तो इन फूड वैक्यूल्स में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये जो फूड वैक्यूल्स हैं इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज़ कर देंगे और ये फूड पार्टिकल्स को यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस की फॉर्म में फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्ट होने के बाद जो अनवांटेड वेस्ट होगा वो यहीं इसकी सेल मेम्ब्रेन से ये बाहर आ जाएगा, इजेस्टेड जो वेस्ट हो गया वो बाहर निकल गया। तो सिंपल इस तरह का डाइजेशन होता है। सूडोपोडिया से ये फूड पार्टिकल को अंदर लेते हैं, फूड वैक्यूल की हेल्प से डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट है वो भी सेल मेम्ब्रेन से सीधा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा। Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. अपनी shape और position change करता रहता है. It pushes out one or the more finger-like projections called the pseudopodia. इसको pseudopodium कहते हैं. Pseudopodia or the false feet. Very important. Pseudopodia is also called the false feet for the movement and the capture of the फूड। यहाँ से फूड को भी कैप्चर करता है और जब इसको मूव करना होता है तो भी ये सूडोपोडिया की हेल्प लेता है, जिसको कहते हैं फॉल्स फीट।
अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाता है अमीबा, जो हमें आइस से दिखाई नहीं देती पर हम उन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. When it sensed food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. जब ये सेंस करता है कि यहाँ पे फूड है, सूडोपोडिया से फूड को चारों तरफ से कवर कर लेता है और उसको अंदर ले लेता है. द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल के अंदर फूड ट्रैप हो जाता है. डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो उसके कारण फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और ग्रेजुअली डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो अनवांटेड जो होता है फूड वो बॉडी से बाहर निकल जाता है. द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. ये ग्रोथ में, बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प होता है ये फूड, और मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है. मल्टीप्लिकेशन में अमीबा, एक अमीबा से और अमीबा बनेंगे, उसमें हेल्प करेगा. द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल. एक्सपेल्ड मतलब बाहर की तरफ निकालना. तो ये फूड बाहर की तरफ वैक्यूल से बाहर निकल जाएगा और फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से बॉडी से बाहर निकाल देगा. द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स. ये सारे एनिमल्स में ये प्रोसेस सेम है कि किस तरह से फूड डाइजेस्ट हो रहा है, और फूड डाइजेस्ट होने के बाद सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है, और वो जो छोटे छोटे सिंपल पार्टिकल्स हैं जिसे हम ग्लूकोज बोल सकते हैं एक तरह से, वो ग्लूकोज से कैसे हमारी बॉडी में एनर्जी बन रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और फिर वो एनर्जी हमारी बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हर चीज़ में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. आपको वॉक करना है, आपको कुछ खाना खाना है, रनिंग करनी है, बोलना है, हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए. तो ये एनर्जी हमें फूड से जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, ये जो बॉडी में स्टोर रहती है, हम इसी को यूज़ करते हैं. इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये हम बाद में पढ़ेंगे कि फूड जब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचता है, वहाँ पे उस जाने के बाद में उस फूड के साथ आगे क्या होता है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे आगे. ये कीवर्ड्स हैं. दीज ऑल टर्म्स शुड बी क्लियर टू यू. व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये सारी टर्म्स मैंने आपको समझा दी हैं. Still you have any query, you can write down in the comment section and you can ask your questions there. I hope this video is helpful to all of you. So please like the video, share it with your friends so that the maximum number of students may get benefited. बहुत सारे students पढ़ सकेंगे chapter. और and please subscribe the channel. Subscribe करने से क्या होगा, आप जब भी बेल बटन पे प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके, आपके पास जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.